तो देखिए बच्चों, क्लास 12 के MCQs क्वेश्चन पे इस समय हम लोग काम कर रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। और ये चार ऑप्शन हमको गिवन है, ए -0.8, बी +0.8, सी 1.8 एंड डी +0.2 कूलम। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि किसी बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज है और उसमें इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन उसमें गेन हो गए। तो हमको बताना है उस बॉडी पे नेट चार्ज कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे 1 कूलम का चार्ज है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पहले ये पता करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को कितना गेन करने से उसको कितना चार्ज मिला है, तब हम नेट चार्ज की बात कर पाएंगे। तो लिखेंगे यहां पर चार्ज एट बॉडी ड्यू टू गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के गेन से कितना उसको चार्ज मिलेगा, इसको हम अगर Q2 कह दें, सपोज करो, पहले उस पर Q1 था, Q2 वो चार्ज है जो इलेक्ट्रॉनों के गेन होने से मिलेगा। तो ये कितना होगा? तो बच्चों ये फार्मूला होगा Ne, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे N, बट वो कैसा होगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो Q2 बराबर आएगा -N 5 × 10⁻18, E की वैल्यू 1.6 10⁻−19। तो Q2 की वैल्यू यहां पे हो जाएगी -8 × 10⁻−1, ठीक है। देखो 5 × 1.6 किया तो 8 आ गया, +18 -19, तो पावर क्या बचेगी? 1। क्यों? देखो ना, ऐसे बचेगी ना, 18 प्लस का और माइनस का 19, तो क्या बचेगी? -1 पावर। और -1 का मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि माइनस का 0.8 कूलम। ये चार्ज आ गया ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब अब उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बताओ? सो नेट चार्ज। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q बराबर Q1 + Q2, क्योंकि हमको पता है चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट करने के लिए हमेशा डायरेक्ट ऐड होगा। तो Q बराबर हो जाएगा Q1 की वैल्यू क्या है? 1, और Q2 वैल्यू 0.8 कूलम, यानी कि Q की वैल्यू आ जाएगी 0.2 कूलम। सो द नेट चार्ज विल बी 0.2 कूलम। वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट कि बॉडी पे नेट चार्ज 0.2 कूलम का आ गया, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। In an experiment, 3 microscopic latex spheres are sprayed into a chamber and becomes charged with the charges +3e, +5e and -3e respectively. All the 3 spheres comes in contact simultaneously for a moment and got separated. Which one of the following are possible वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर्स? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 3 स्फीयर ऐसे स्प्रे किए गए हैं जिन पे चार्ज कुछ इस तरह से होंगे, 3e +5e और -3e। हमसे कह रहे हैं इन सबको आपस में टच कर दिया गया, टच करने के बाद फिर से सेपरेट किया गया। तो इन तीनों पर चार्ज की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, और हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो बच्चों हम कैसे समझ सकते हैं कि इन पे क्या क्या चार्ज होंगे? तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये तीनों स्फीयर्स थे, ये आपस में टच किए गए, फिर से अलग कर दिए गए, मतलब ये तीनों आइसोलेट हैं बाकी अदर मीडियम से, है ना, अपने सराउंडिंग से क्या है? आइसोलेट है। अब बच्चों बात ये है कि जैसे इन पे जो टोटल इनिशियल चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, वही फाइनल रहेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज का कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा, जरा बताओ हमको इस सिचुएशन में। इनिशियल चार्ज, तो टोटल इनिशियल चार्ज होगा बच्चों +3e +5e -3e। देखो तीनों को जोड़ दिया, तो टोटल इनिशियल चार्ज कितना होगा? ये हो जाएगा बच्चों 5e।
अब फाइनल चार्ज हमको पता करना है। फाइनल चार्ज के लिए अगर हम ये वाला ऑप्शन सोचेंगे तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ दो कितना आएगा 5 + 5 यानी कि 10 और -4 होगा तो कितना बचेगा -6e, ये फाइनल बचेगा सॉरी +6e। तो ये क्या है, इनिशियल के बराबर है नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज बराबर होने चाहिए। तो तीनों पे कुछ भी चार्ज पॉसिबल है, बट वो ऐसा होगा कि जो नेट चार्ज है वो इतना ही रहना चाहिए, कितना +5e, और कुछ भी होना नहीं चाहिए। अब जैसे दूसरा ऑप्शन अगर आप सोचते हैं तो क्या आएगा, सोचिए +6e + 6e कितना हो गया 12, और 12 और -7, 12 - 7 कितना होता है 5, अच्छा 12 - 7 यानी कि 5e, वो भी कैसा पॉजिटिव। तो ये इसका जो टोटल चार्ज आएगा इस सिचुएशन का वो इसके बराबर है। इसका मतलब स्फीयर पे ये चार्ज पॉसिबल है, +6e हो सकता है, +6e हो जाए और माइनस क्या हो जाए 7e। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं, तो मुझे तो पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्यों गलत है। देखो ये वाला तो ऐसे ही गलत हो रहा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो कहता था किसी बॉडी पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल नंबर मल्टीपल होता है। यहाँ पे तो बता रहे हैं वो 5.5 फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में तो होता नहीं, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही फॉलो नहीं हो रहा। अब आखिरी ऑप्शन देखते हैं, ये क्या दिया है 5e -8e + 7, इनको जोड़ दो बच्चों, 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 - 8 कितना हो गया भाई 12 - 8 यानी कितना आएगा 4e। तो ये क्या इनिशियल चार्ज के बराबर हुआ नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, +6e + 6e और -7e। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट्स W, X, Y, Z each with charge +Q are held fixed at 4 points of a square of side D as shown in the figure. The object X and Y are on the midpoints of the sides of the square. The electrostatic force exerted by object W on object X is F. Then the magnitude of force exerted by object W on Z is. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 4 पॉइंट हैं किसी स्क्वायर पे W, X, Y और Z, और उन्होंने कहा कि X और Z जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब अगर ये पूरी डिस्टेंस देखो D है स्क्वायर की, ये भी साइड D है तो ये भी D होगी, तो ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों D/2। ठीक, ये वाली डिस्टेंस भी इधर कितनी होगी बताओ, ये भी होगी, मिड पॉइंट है ना, तो D/2। अब कह रहे हैं कि जो W, X और Y और Z है इन चारों पे +Q चार्ज रखा है, यानी कि +Q चार्ज यहाँ, +Q चार्ज यहाँ, +Q चार्ज ये, +Q चार्ज ये। अब बच्चों बोल क्या रहे हैं कि अगर X वाले चार्ज पे W वाले चार्ज से लगने वाला फोर्स F है, तो ये बताना है कि जो W पे चार्ज है उसकी वजह से Z पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, यानी कि Z पे जो +Q रखा है इस पे लगने वाला फोर्स बताना है, लेकिन किसकी वजह से, केवल जो W पे चार्ज रखा है उसकी वजह से। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको ये दिया है ना कि W वाले चार्ज से जो W पे +Q रखा है उसकी वजह से X पे लगने वाला फोर्स कितना है F। तो हमने क्या किया, Fxw लिख लिया। Fxw क्या हो गया, फोर्स एट X ड्यू टू W, ठीक है। हमको निकालना क्या है, फोर्स एट Z ड्यू टू W, यानी कि Fzw, फोर्स एट Z ड्यू टू W, ऐसा हो गया। तो बच्चों Fxw का फार्मूला क्या बनेगा, तो W की वजह से X पे लगने वाला फोर्स कितना होगा बताओ, ये भी +Q ये भी +Q, ये रिपेल होंगे, कितने फोर्स रिपेल करेंगे इसको, ये लगाएगा 1/4πε0, ठीक, Q1 Q2 यानी कि Q × Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी है D/2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो Fxw का फार्मूला आएगा 1/4πε0 Q² अपान D² इंटू 4, अपान में 2 है ना, ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, यानी कि 4 ऊपर चला गया, समझ गए।
ये आ गया, और ये वैल्यू हमको गिवन है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ये वैल्यू कितनी है? F। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। कह रहे ना कि जो x पे W की वजह से फोर्स लग रहा है वो क्या है? F है। अब हमको बच्चों F जेड W निकालना है, फोर्स एट Z ड्यू टू W। इस पे फोर्स निकालना है किसकी? W की वजह से। ठीक है, तो अब हमको जब इन दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स चाहिए तो इनके बीच की डिस्टेंस भी तो चाहिए, तो ये डिस्टेंस पता करो पहले। अब ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी सोचो। तो भैया ये तो आपको दिया है d, ये कितना दिया है? d/2। तो ये वाला कितना आएगा? तो ये तो हाइपोटेन्यूस बन गया। तो यानी कि WZ कितना आएगा बताओ? तो WZ आएगा रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। देखो इस ट्रायंगल के लिए क्या बन गया? यह हाइपोटेन्यूस बन गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये इसका स्क्वायर तब तो आएगा। यानी कि WZ की वैल्यू आ जाएगी रूट में इसका स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि d/2 का होल स्क्वायर। यानी कि WZ आ गया हमारे पास रूट में d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपान 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? 5d स्क्वायर अपान 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा √5 अपान 2d। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी? √5 अपान 2 इंटू डी। ये W नहीं WZ आएगा। W की डिस्टेंस कहाँ से? Z से। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, तो इन दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि हमको क्या बताना है? हमको Z वाले चार्ज पे लगने वाला फोर्स बताना है। किसकी वजह से? W वाले चार्ज की वजह से, मतलब ये वाला फोर्स बताना है। तो ये वैल्यू तो हमने निकाल दी, क्या निकली? √5 अपान 2d। ठीक है, तो ये फोर्स कितना लगेगा सोचो। तो FZW मतलब फोर्स एट Z ड्यू टू W कितना आएगा? ये आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 यानी कि Q इंटू Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी इनके बीच की बताओ? ये है बच्चों √5 अपान 2d का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। FZW कितना आएगा? यह आएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान d स्क्वायर, और देखो 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे √5 का स्क्वायर यानी कि बस क्या बचेगा? 5। अब ध्यान से देखो बच्चों, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान d स्क्वायर इंटू 4, ये मिलके क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा F फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिख देंगे? फ्रॉम फर्स्ट। तो ये पूरा और इंटू ये 4, ये पूरा मिलके क्या बन गया? ये मिल गया F। तो यानी कि FZW की वैल्यू आ जाएगी F अपान 5। देखो इस पूरे की जगह F आ गया, अपान में 5 बच गया। तो FZW की वैल्यू क्या होगी? F अपान 5। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन में F अपान 5 है ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। 3 charges Q minus Q and Q naught are placed as shown in the figure. The magnitude of net force on the charge Q naught at point O is, और ये 4 हमको ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो हमको बच्चों बताना है कि Q naught पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको कुछ इस तरीके से एक चार्ज प्लस Q दिया है, एक माइनस Q दिया है और एक Q naught दिया है। हमसे पूछ रहे हैं इस Q naught चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो बच्चों हमको सोचना क्या होगा? पहले तो हम ये सोचेंगे कि इस Q naught चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। तो अगर इस पॉइंट को मैं A कह दूँ, इसको B कह दूँ, तो एक तो A पॉइंट वाला इस पे फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा बच्चों? रिपल्सन। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस और Q naught भी प्लस, तो ये दोनों प्लस प्लस एक दूसरे क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल करने के मतलब इससे फोर्स कहाँ लगेगा? आउटवर्ड, इधर बाहर तरफ ऐसे दूर करेगा इसको, है ना, दूर करने की कोशिश करेगा। ये FA लग गया, A चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स। B चार्ज बच्चों Q naught पे कैसा फोर्स लगेगा सोचो। तो B पे कैसा है? माइनस Q naught। इस पे क्या है भाई? B पे कैसा चार्ज है? माइनस Q। इस पे क्या है? Q naught प्लस का। तो ये माइनस ही प्लस है, उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने मतलब एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो ये अपना फोर्स इधर लगा देगा। ये बच्चों क्या लगेगा? FB लगेगा। ये कैसा फोर्स लगा? FB लगा। अब हमको देखना है कि Q naught पे नेट फोर्स कितना लगेगा।
तो पहले तो ए चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स निकालेंगे, तो लिखेंगे यहां पे फोर्स एट क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए। तो जो क्यू चार्ज ए पर है इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा ये सोचो। तो भैया ये लगेगा एफ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो Q नॉट इंटू क्यू अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी है a, तो अपान में क्या आएगा a स्क्वायर। बिल्कुल सही है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम FV कैलकुलेट करेंगे कि Q चार्ज से Q नॉट पे ये लगने वाला फोर्स FV किधर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, फोर्स एक्टिंग एट Q नॉट ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट B। तो B से लगने वाला फोर्स तो वही कूलाम्स लॉ यहां भी लग जाएगा बच्चों। क्या लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q नॉट अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर a स्क्वायर। हमको पता है जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो प्लस माइनस का साइन कैरी नहीं करते। क्यों, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनमें प्लस माइनस हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से लगता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब देखिए भाई FA कहाँ लगेगा, इस साइड, FB कहाँ लगेगा, इस साइड। FA और FB के बीच कितना एंगल है बताओ जरा हमको। ये Q नॉट था, इस पे जो FA और FB लग रहे हैं फोर्स, इनके बीच कितना एंगल है 90 डिग्री। सो नेट फोर्स एट Q नॉट, तो इन दोनों का नेट फोर्स कैसे आएगा सोचो। तो F नेट निकाल दें तो क्या आएगा, रूट में FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर 2FA FB cos 90। याद करो जब दो वेक्टर A और B होते थे तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता था लाप्लाइलोग्राम में, R बराबर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। वैसे यहाँ पे FA और FB थे तो F नेट बराबर आ गया रूट में पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जो भी उनके बीच का एंगल है, ठीक है। अब सोचो बच्चों F नेट कितना आएगा जरा बताओ। तो भैया FA की जगह ये पूरा आएगी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपान A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस FB की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपान A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट में है, प्लस ये तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा। भाई कुछ भी यहाँ रखो, cos 90 की वैल्यू 0 तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद सब पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि F नेट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अगर ध्यान से देखो बच्चों ये दोनों जुड़ेंगे, सेम वैल्यू है तो 2 टाइम हो जाएंगे, और जो रूट के अंदर स्क्वायर में है उसको हम बाहर भी ले सकते हैं। यानी कि पहले तो आएगा 2 इंटू और इसका स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपान A स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब ऐसा करते हैं ये वैल्यू बाहर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, पता है ना, रूट में जब x स्क्वायर होता तो क्या करता था, x आ जाता था, होता था ना ऐसा। तो रूट में इस चीज का स्क्वायर है तो ये पूरा बाहर आ सकता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा F नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपान A स्क्वायर इंटू रूट 2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और दिया है कि k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो k की वैल्यू रख दो तो क्या आ सकता है F नेट की वैल्यू, यह आ जाएगा k Q नॉट अपान A स्क्वायर इंटू रूट 2, ठीक है, या ये रूट 2 शुरुआत में भी लिखा जा सकता है। तो रूट 2k Q नॉट अपान A स्क्वायर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे यही दिया है। So option C will be correct that the net force will be root 2 k Q naught upon A square। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। The magnitude of electric field due to a point charge 2q at distance small r is E. Then the magnitude of electric field due to a uniformly charged thin sphere cell of radius capital R with total charge q at a distance r/2
स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर विल बी। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि कोई अगर 2q चार्ज ओ पॉइंट पे मान लीजिए रखा हुआ है, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ई है। हम मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ई उन्होंने दे रखा है। तो इसका मतलब पहले हम ई की इक्वेशन बना लें। तो ई बराबर क्या आएगा बताओ। तो भैया पी पॉइंट की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो क्या फार्मूला बनता बताओ। ये बनता 1/4πε0 Q 2Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर होता था ना। अगर कोई Q चार्ज है, R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो क्या फार्मूला लगता है, 1/4πε0 Q/r²। तो वही फार्मूला लग रहा है। तो 1/4πε0 Q जो भी चार्ज है अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, स्मॉल आर, तो स्मॉल r² हो गई। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि अगर कोई कैपिटल R रेडियस का स्फीयर सेल हो और उसको +Q चार्ज दे दिया जाए। अब हमको पता है किसी स्फीयर सेल को जब चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ जाएगा, उसके सरफेस पर जाएगा। और कह रहे हैं इससे स्मॉल r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों। और ये भी दिया है कि स्मॉल r बहुत बड़ा है कैपिटल R से। इससे ये पता चल रहा है कि जो r/2 है वो स्फीयर के बाहर होगा। समझ गए, क्योंकि स्मॉल r बहुत बड़ा है ना कैपिटल R से, तो इसका जो आधा करोगे तो इसके अंदर नहीं आओगे, इसके बाहर ही कहीं रहोगे। क्यों, r/2 भी बड़ा होगा किससे, r से। इसका ये मतलब है केवल। तो बच्चों आपको पता है अगर कोई चार्ज स्फीयर है तो इससे बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है बताओ। तो अगर P डैश का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1/4πε0 Q जो भी चार्ज है अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। तो अपान में r/2 का होल स्क्वायर। पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्वेश्चन में ई हमको दे ही रखा है, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितनी निकलेगी, ये निकलेगा भैया 1/4πε0 Q/r² अपान में 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, तो ये 4 ऊपर चला आएगा। ठीक है, अब 1/4πε0 Q/r², ये किसकी वैल्यू है देखो, यहां से देखो भाई ये क्या हो सकता है। तो भैया ऐसा है, इसकी जगह अगर हम देखें तो अगर ये 2 नीचे ले जाए तो बात बन जाएगी। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r² बराबर E/2। तो ये वैल्यू यहाँ रख दें, बिल्कुल रख सकते हैं। तो EP डैश क्या मिलेगा हमको देखो, E/2 × 4 यानी कि 2E। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P डैश विल बी 2E। तो सेल से r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 2E होगी। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उनमें ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, MCQ टाइप का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P वेक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन A टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इज E क्रॉस P, B टॉर्क इज 0 if P इज परपेंडिकुलर टू E, C torque is maximum if P is perpendicular to E, and D the potential energy is maximum if P is parallel to E। अगर एक डायपोल मोमेंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है और उसका डायपोल मोमेंट P है तो टॉर्क में कौन सी इसमें रिलेशन सही होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं टाउ बराबर E क्रॉस P लिखा हुआ है, नहीं, जबकि करेक्ट आंसर होता है टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। सो दिस इज द रॉन्ग। तो ए वाला सही नहीं है, हमको इसमें देखना है क्या रिलेशन सही है। ठीक है, दूसरा देखेंगे बच्चों, कह रहे टाउ इज 0 इज परपेंडिकुलर टू P। तो इसमें कह रहे हैं कि टाउ इज 0 इफ E इज परपेंडिकुलर टू P। बच्चों आपको पता है जब टाउ बराबर P क्रॉस E होता है तो इसको मैं लिख सकता हूं टाउ वेक्टर बराबर PE साइन थीटा और यूनिट वेक्टर है, ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो अगर कभी आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना आएगा बताओ। इसको मैं नॉर्मल टाउ से भी लिख सकता हूँ, ये आएगा PE साइन थीटा। और अगर मैं थीटा को 90 कर दूंगा तो क्या टाउ 0 आएगा बताओ। अगर मैं थीटा को 90 कर दूंगा तो आ जाएगा PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये तो PE आ जाएगा। मतलब इस समय मैक्सिमम टार्क आएगा।
क्यों? साइन की वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती, तो साइन 90 की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो इन्होंने जो सेकेंड ऑप्शन बोला था क्या टाउ 0 होगा इफ E परपेंडिकुलर टू P, तो बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि इस समय टाउ क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, C बोला था टाउ इज मैक्सिमम इफ E इज परपेंडिकुलर टू P। E जब P के परपेंडिकुलर है तो क्या है? जब E परपेंडिकुलर है P के, देन थीटा तो 90 हो जाता है, यानी कि उस समय मैक्सिमम आता है। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब हम चौथा चेक करते हैं। U मैक्स मतलब जो उन्होंने कहा जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्टोर्ड एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी इफ P इज पैरेलल टू E। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? जब P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का कोई डायपोल E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उसका U कितना होता है? पोटेंशियल एक फार्मूला क्या होता है? P cos थीटा, अगर वो थीटा एंगल पर रखा वो भी कैसा? माइनस। तो अगर थीटा को मैं 0 कर दूं भाई, P पैरेलल टू E का मतलब क्या है? थीटा 0 हो जाए तो U की वैल्यू क्या आएगी? माइनस PE cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो U बराबर हो जाएगा माइनस P। U बराबर क्या हो जाएगा? माइनस P। और निगेटिव में ये भाई मैक्सिमम हो गई वैल्यू, लेकिन किसमें? निगेटिव में, तो ये तो मिनिमम एनर्जी हो जाएगी ना, मैक्सिमम थोड़ी ना होगी। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट दैट द टाउ विल बी मैक्सिमम इफ E इज परपेंडिकुलर टू P। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होता है उस समय टॉर्क मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसको बड़ा नोट कर लीजिए बच्चों। A square sheet of side A is lying parallel to XY plane at Z is equal to A. The electric field in the region H E is equal to CZ square K unit vector. The electric flux through the sheet is। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में जो कि E बराबर क्या है? CZ स्क्वायर K। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड K मतलब Z एक्सिस पे है। ठीक है, अच्छा, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक XY प्लेन में देखो X और Y, मतलब ये समझो कि जैसे X हमने इधर माना है, Y ऐसा माना है, तो जो प्लेन रखा है वो कुछ ऐसा रखा है। देखो X और Y ऐसा रखा है, ऐसे ये प्लेट रखी हुई है, बट डायग्राम में हमने ऐसे बनाया, रखी हुआ ऐसे। मतलब इस पूरी प्लेट के हर पॉइंट पे Z की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। समझ रहे हो? मतलब जब Z की वैल्यू हर जगह सेम होगी, इससे पता चल रहा है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड Z के आगे बढ़ने पर बढ़ रही है। तो लिखेंगे यहाँ पे एट Z इज इक्वल टू A इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो ये होगी CA स्क्वायर K। ठीक है, K का मतलब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग Z एक्सिस होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे प्लेन पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? और कितनी होगी? CA स्क्वायर और K वेक्टर, डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, इस प्लेन का बच्चों एरिया वेक्टर कितना आएगा? अब जब स्क्वायर प्लेट है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? A स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो आएगा A स्क्वायर। और किधर होगा एरिया वेक्टर? वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एरिया ऐसा, और Z ऊपर तो Z की तरफ एरिया होगा। इसका मतलब जो एरिया होगा वो किधर होगा? Z की तरफ। एरिया का जो वेक्टर होगा वो किधर होगा? Z की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तो इनका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी किधर होगा? वो इधर होगा। ठीक है, मींस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट इन XY प्लेन। XY प्लेन का जो एरिया वेक्टर होता है वो किधर होता है? Z में होता है। यानी कि ये होगा बच्चों A वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, A स्क्वायर और K का मतलब Z एक्सिस पर। ठीक है, सो फ्लक्स
पासिंग थ्रू स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा जरा सोचो। तो ये होगा फाई इज इक्वल टू, कौन सा फ्लक्स है ये? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, यहां पे लिख दूं मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्या होता है? ई डॉट ए। फाई ई बराबर हो जाएगा ई सी ए स्क्वायर के डॉट, इसकी वैल्यू ए की वैल्यू ए स्क्वायर के डॉट के 1 हो जाता है, तो फाई ई की वैल्यू हो जाएगी सी ए की पावर 4। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी सी ए की पावर 4। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए बोथ अ टॉर्क एंड अ नेट फोर्स, बी ओनली अ फोर्स बट नो टॉर्क, सी ओनली अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स, डी नो टॉर्क एंड नो नेट फोर्स। ओके, तो बच्चों ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, है ना, सेम नहीं होगी हर जगह। जैसे मान लो यहाँ पे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पे ये E1 है, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, और देखने से लग रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रांग है, यहाँ पे थोड़ा सा वीक है, मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1, सपोज करो ऐसा। इस सिचुएशन में बच्चों हमको पता है अगर ये डायपोल है तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक निगेटिव चार्ज होगा, ये तो पता है। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि इस पॉजिटिव पे फोर्स इधर कुछ लगेगा QE, इस पे फोर्स कुछ इधर लगेगा QE। क्यों? पॉजिटिव पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और निगेटिव फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये लगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा QE1, भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ E2 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा QE2। अब सोचिए QE1 QE2 अपोजिट तो है, बट जब हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे, अब इस पे अगर हम मान लें कि ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो हमें क्या दिख रहा है बच्चों? हमें दिख रहा है QE2 माइनस QE1, कुछ ऐसा आएगा बच्चों। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा QE2 माइनस E1, क्या आ गया? QE2 माइनस E1, और E2 बड़ा है E1 से, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो नेट फोर्स होगा वो पॉजिटिव आएगा, सो F नेट इज पॉजिटिव। इस केस में F नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। अच्छा, और क्या यहाँ टॉर्क होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो ये इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क भी 0 नहीं होगा, वो भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसका मतलब इसमें बच्चों ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एक्सपीरियंसेस सम टार्क, कुछ ना कुछ टार्क भी होगा, 0 नहीं होगा, एंड सम फोर्स, जो एफ नेट आएगा वो भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। समझ गए? इसका मतलब जब नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा होता है तो उस पर कुछ टॉर्क भी लगता है और कुछ फोर्स भी लगता है बच्चों, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने ऑप्शन दिए, किसी में दिया है कि नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क मतलब 0 है, वो नहीं हो सकता, है ना। किसी में दिया है कि नेट फोर्स 0 है बट टॉर्क 0 नहीं है, वो भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ये भी सिचुएशन हो सकती है कि नेट फोर्स 0 ना हो, जैसे ये नेट फोर्स 0 ना हो और नेट टॉर्क 0 हो जाए। अगर ये डायपोल ऐसे रख देते तो ऐसा भी हो सकता था, बट वो एक स्पेशल केस होगा। इन्होंने सेकेंड ऑप्शन में जो दिया है कि ओनली F
इज नॉट इक्वल टू 0 एंड टाउ इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन अगर ओनली ना लगा होता। क्यों? क्योंकि अगर ये डायपोल घूम के ऐसे आ जाता, ठीक है, तो क्या होता कि नेट फोर्स 0 नहीं होता, बट टॉर्क 0 हो सकता था। बट ये तब सही होता जब ये ओनली ना लगा होता। तो ओनली लगा होने की वजह से ये भी गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।